हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये जो पृथक्करण का नियम होता है, इस नियम को हम दूसरा कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये जो नियम है वो क्या होता है कि ये मेंडल का सबसे इम्पोर्टेंट नियम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नियम कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो नियम होता है पृथक्करण का नियम, इसका अभी तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है या किसी भी प्रकार का कोई अपवाद यहाँ पर नहीं होता। मतलब ये नियम जो होता है सभी प्रकार के लिए क्या होता है, सभी के लिए लागू होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई अपवाद नहीं होता है। इसीलिए यह नियम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है। प्लस साथ में इस प्रकार का जो नियम होता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, जिसको सार्वत्रिक नियम भी हम कह सकते हैं। तो सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। क्यों कहा? कोई भी अपवाद नहीं होता, कोई भी अपवाद नहीं है। इसी कारण से ये नियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट लॉ होता है। और यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो क्रॉस होता है वो मेंडल ने जो दो प्रकार के क्रॉस दिए थे या दो प्रकार के जो संकरण दिए थे, उसमें से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था या एक संकर संकरण जिसको कहते हैं हम, तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या था, आधारित नियम था। तो इसका बेस क्या हुआ या आधार जो था वो क्या था, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है इसका आधार था। इसी आधार पर इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम दिया था। अब दूसरी इसमें बात करें तो यहाँ पर जो युग्म विकल्पी होते हैं या एलील्स जिसको कहते हैं, इस नियम में कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं या ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं। इस नियम की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है ये कि जो एलील्स होते हैं या युग्म विकल्पी जिसे हम कहते हैं, युग्म विकल्पी मिश्रित नहीं होते हैं। युग्म विकल्पी मिश्रित नहीं होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है प्लस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। और दूसरी इसकी एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो युग्म विकल्पी होते हैं अथवा एलील्स जो होते हैं वो क्या है कि कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं या ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक और बात करें अगर हम, तो क्या होता है कि इसके जो एलील्स होते हैं आपस में किसी भी प्रकार की क्या है, मिश्रित नहीं है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं। तो ये ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं या किसी भी टाइप का हम कहें तो ये मिश्रण नहीं बताते हैं। मिश्रण नहीं बताते मतलब दोनों ही प्रकार के जो लक्षण होते हैं उस लक्षणों में F2 पीढ़ी जो होगी, उस F2 पीढ़ी में वापस से ये लक्षण जो होते हैं वो वापस प्राप्त हो जाते हैं। और इनमें से एक लक्षण जो होगा वो क्या होगा, F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि युग्म विकल्पी जो होते हैं, मतलब युग्म विकल्पी क्या है, एलील्स। एलील्स जो होंगे वो आपस में कभी भी किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं बताते। ब्लेंडिंग कहे तो हम क्या होता है कि ये जो मिश्रण जिसको कहते हैं, हमने कहा कि युग्म विकल्पी कभी मिश्रित नहीं होते हैं, तो युग्म विकल्पी आपस में ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं। ब्लेंडिंग एक टाइप का क्या है, मिश्रण। ब्लेंडिंग कहे तो हम मिश्रण नहीं दर्शाते हैं, मिश्रण
नहीं दर्शाते। व दूसरा इसके साथ में हम कह सकते हैं कि दो लक्षण होते हैं हमारे पास। हमने माना कि एक लक्षण होता है यहाँ पर कैपिटल टी, और दूसरा जो कैरेक्टर था उसका वो है स्मॉल टी। दो लक्षण हैं, एक लंबापन और दूसरा क्या है, बौनापन। दो लक्षण है, दोनों लक्षण में से एक लक्षण ही क्या होता है, F2 पीढ़ी में F1 जनरेशन जो होती है, F1 जनरेशन में तो एक लक्षण ही अपना इफेक्ट शो कर पाता है, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या होता है कि दोनों ही लक्षण जो होंगे अपना इफेक्ट को शो कर पाते हैं। तो दोनों ही क्या, लंबापन और बौनापन दोनों ही लक्षण F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर इनमें जब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो F1 पीढ़ी में भी दिखाई नहीं दे पाते हैं। सिंपल सी बात है कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होंगे वो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं शो कर पाते? क्योंकि जो यहाँ पर प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो अपने इफेक्ट को दिखाते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होंगे वो अपना इफेक्ट को शो नहीं करने देते हैं। तो यद्यपि इनमें से एक लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता, तो ये सिंपल सी बात है कि युग्म विकल्पी जो होते हैं वो आपस में किसी भी टाइप की क्या नहीं शो करते, ब्लेंडिंग या मिश्रण नहीं बताते। मतलब कभी भी ये साथ में नहीं रह पाते ऐसा बताते हैं। और साथ में ही जो F2 पीढ़ी होती है उसमें कुछ कैरेक्टर्स ही वापस प्राप्त होते हैं, और F1 जनरेशन में कुछ लक्षण ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जो प्रभावी होंगे वह दिखाई देंगे F1 में, और अप्रभावी होंगे वो दिखाई नहीं देते। लेकिन F2 जनरेशन जब होती है तब उसमें प्रभावी कैरेक्टर भी दिखाई देते हैं, और अप्रभावी मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वो दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पर शो होते हैं, शो नहीं हो पाते हैं। F2 जनरेशन में दोनों ही शो करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो जो चल रहा है यहाँ पर, तो इसमें युग्म विकल्पी जो होते हैं या एलील्स, इसमें युग्म विकल्पी पेरेंट जो होते हैं या पैतृक जिसको कहते हैं, तो पैतृकों में युग्म विकल्पी जो होंगे या एलील्स जो होते हैं या फैक्टर कारक जो होंगे, ये फैक्टर या कारक क्या करेंगे यहाँ पर कि कारक का हमेशा यहाँ पर या फैक्टर्स का एक पेयर पाया जाता है या जोड़ा पाया जाता है। कारक का एक जोड़ा पाया जाता है। तो ये जोड़ा किस टाइप का होगा? हमको पता है कि हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं लंबापन, तो लंबेपन के साथ साथ में यहाँ पर उसका अप्रभावी कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? बौनापन। तो ये दोनों ही क्या होगा? एक पेयर हो गया या एक जोड़ा हो गया। तो मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें पेरेंट जो होते हैं उसमें युग्म विकल्पी या फैक्टर्स जो होंगे कारक, उनका क्या पाया जाता है? एक जोड़ी में पाया जाता है या पेयर्स में ये पाए जाते हैं। लेकिन ये जब पेयर तो होते हैं या जोड़ा पाया जाता है ये हमने कहा, लेकिन यहाँ पर युग्मक निर्माण या गैमेटोजेनेसिस जब होता है, मतलब युग्मक निर्माण में क्या होगा या युग्मक जनन जब होता है तो उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण के समय या गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम कह सकते हैं कि ये गैमेट्स जो होते हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पृथक पृथक हो जाते हैं या डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब और क्या होगा बाद में कि जो हर एक फैक्टर्स जो होता है या हर एक युग्मक जो होगा यहाँ पर
एक फैक्टर को ही प्राप्त करता है या एक कारक को ही यहाँ पर प्राप्त करेगा। इसीलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण। मतलब युग्मक जो होते हैं पृथक पृथक हो जाते हैं और बाद में केवल एक युग्मक को ही या केवल एक गैमेट्स को ही ये बाद में प्राप्त करते हैं। इसी कारण से इस लॉ को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और युग्मक जो होते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। इसी कारण इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम के साथ साथ में इसको पृथक्करण का नियम भी इसे हम कह सकते हैं। देखते हैं हम इसे। तो लेकिन देखो हमने कहा कि युग्मक या कारक जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। और जोड़ी क्या है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी लंबापन और स्मॉल टी बोनेपन के साथ साथ में। लेकिन क्या पाया जाता है, जब युग्मक निर्माण का समय होता है, युग्मक निर्माण के समय युग्मक निर्माण का समय कब होगा, जब युग्मक जनन होता है या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जब होती है। इस प्रक्रिया के तहत युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण के समय पर क्या हो जाएगा कि ये जो पेयर था युग्म विकल्पी का, तो यह जोड़ा या ये जो पेयर है वो जोड़ा क्या हो जाएगा, पृथक हो जाता है या अलग अलग हो जाता है। पृथक हो जाएगा एवं हर एक जो कारक था या हर एक युग्मक जो है, हर एक युग्मक क्या है यहाँ पर, हर एक युग्मक केवल युग्मक जो थे वो केवल किसी एक फैक्टर को प्राप्त करते हैं। केवल हर एक युग्मक को प्राप्त, हर एक युग्मक यहाँ पर कारक को प्राप्त करेगा। ये जो था वो कारक को प्राप्त करेगा। और कारक को जब प्राप्त करेगा, इसीलिए जो युग्मक है वो कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर शुद्ध होते हैं। इसीलिए युग्मक जो है वो कैसे हैं, इसलिए युग्मक शुद्ध होते हैं। और इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसे हम कह सकते हैं। अब इस नियम को कैसे लागू किया जा सकता है, तो देखते हैं हम कि यहाँ पर पैतृक लेते हैं। पैतृक में बात करी थी हमने, युग्म विकल्पी का क्या होता है, जोड़ा पाया जाता है। तो पैतृक में क्या है, एक कैपिटल टी और दूसरा जो जोड़ा था वो क्या है, स्मॉल टी। ये टॉल और ये कैसा है, ड्वार्फ है, मतलब बोना पादप है। तो ले लिया हमने ये पेयर। अब इससे गैमेट्स किस प्रकार से बनेंगे, अब गैमेट्स बन रहे हैं या युग्मक बन रहे हैं, मतलब ये कौन सी प्रक्रिया आ गई है यहाँ पर, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आ गई है। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कैपिटल टी, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी। मतलब हमने देखा कि जब गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की जब प्रक्रिया हो रही है तो यहाँ पर जो गैमेट्स थे वो केवल एक फैक्टर को या एक कारक को ही प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जो ये गैमेट्स थे या युग्मक थे वो यहाँ पर कैसे हैं, शुद्ध होते हैं। और यहाँ पर इसी कारण से युग्मक शुद्ध है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे कह सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये जो पैतृक में युग्म विकल्पी कारक का जो जोड़ा था वो जोड़े में तो पाए जाते थे, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें सारे पेयर्स या गैमेट जो होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए जो युग्मक होते हैं वो यहाँ पर कैसे होते हैं, सारे शुद्ध होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम इसकी नियम की, तो इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम कि जो हर एक लक्षण जो होता है वो हर एक लक्षण के जो कारक या फैक्टर्स होंगे वो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के समय पर क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। एवं हर एक समय पर क्या होगा, या हर एक जो युग्मक होते हैं वो किसी भी कारक को प्राप्त करेगा। इसीलिए वो युग्मक जो होते हैं या गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर प्योर होते हैं या शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इस बात को कि हर एक लक्षण जो होगा, हर एक लक्षण जो होगा, हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो गैमेटोजेनेसिस के समय क्या हो जाते हैं,
पृथक पृथक हो जाते हैं, इसीलिए तो इसको क्या कहा, पृथक्करण का नियम कहा। इस आधार पर तो पृथक हो जाते हैं, पृथक होने के आधार पर पृथक्करण का नियम कहते हैं। और एवं दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि हर एक जो युग्मक होगा, यहाँ पर हर एक युग्मक किसी कारक को प्राप्त करता है या फैक्टर को प्राप्त करता है। जिस फैक्टर को वह प्राप्त करता है, इसी कारण से यह वो गैमेट्स जो होता है वो गैमेट्स कैसा होता है यहाँ पर, या युग्मक जो होंगे वो यहाँ पर शुद्ध होते हैं। इसीलिए युग्मक जो होगा वो यहाँ पर शुद्ध होगा, युग्मक शुद्ध होता है। तो इसी कारण से इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कह सकते हैं। या इस बात को अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या होगा कि फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, फैक्टर फॉर ईच ट्रेट्स segregate during gametogenesis, and gamete receive only one factors for each traits, and hence it is क्या हो गया, ये प्योर है, hence it is प्योर। और युग्मक प्योर है या गैमेट प्योर है, इसलिए ही इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसे कह सकते हैं। और इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को युग्मकों की शुद्धता का नियम तो कहते ही हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि हर एक युग्मक जो होता है वो किसी एक विशेष लक्षण या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए वो क्या होता है, प्योर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कैपिटल टी कैरेक्टर होते हैं, या ये कैपिटल टी कैरेक्टर जो होंगे वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, लंबाई के लिए या लंबेपन के लिए क्या होते हैं, लंबेपन के लिए शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार से जो स्मॉल टी वाले कैरेक्टर्स होंगे, वो स्मॉल टी वाले कैरेक्टर्स पूर्ण रूप से या स्मॉल टी युक्त जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स क्या होते हैं, बोनेपन या ड्वार्फनेस जो होती है, उस ड्वार्फनेस के लिए भी वो क्या होता है, वह शुद्ध होता है। तो कैपिटल टी जो होगा वो 50% गैमेट्स जो होंगे वो लंबेपन के लिए या टॉलनेस के लिए प्योर होते हैं, और स्मॉल टी जो होती है वो स्मॉल टी जो बोनेपन का या ड्राफ्टनेस का कैरेक्टर है वह भी शुद्ध होता है 50% गैमेट्स के लिए। तो इस टाइप से हमने देखा आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का जो नियम था वो सबसे ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, प्लस सार्वत्रिक या यूनिवर्सल नियम भी इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है उसका कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, प्लस इसमें जो युग्म विकल्प या एलील्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं बताते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। थैंक यू।